दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। आज मैं आपके साथ ईबीटी 101 के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बारे में कई सवाल आए हैं हाल ही में। साथ ही साथ ईबीटी 103 के बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनको कंपेयर करनी पड़ेगी थोड़ी। और बहुत सारे दर्शक मुझे ये पूछते हैं कि 2026 में इलाज का अब मिल सकता है क्या। और कोई लोग ऐसा कहते हैं, अरे इतने सदियों 10 ईयर्स से 40 ईयर्स ऐसे सब हो गए हैं, अभी तक दवा नहीं आई है, न जाने कब आएगी। वैसे भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये दवा के बारे में सोच के कोई चीज़ होने वाली नहीं है। दवा जल्दी भी नहीं आने वाली है, सस्ती भी नहीं आने वाली है, और देरी से भी नहीं आने वाली है, और महंगी भी नहीं आने वाली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कितना भी फिक्र करोगे। राइट। सही सवाल ये नहीं है कि दवा कब आएगी और कितने में आएगी। सही सवाल ये है कि अगर दवा आ गई तो क्या मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं वो दवा खरीद सकूं। वो सवाल का आपको जवाब देना चाहिए, और वो सही मायने रखता है आपके परिस्थिति के लिए। क्योंकि आप यही पूछते रहोगे कि दवा कब आएगा, कितना होगा, दवा कब आएगा, क्या भाव में आएगा, मुझे कब मिलेगा। ये बातों बातों में 3 साल निकल जाएगी, दवा आ जाएगी, दवा का भाव होगा $250,000, और तब आप बोले, अरे पहले पता होता तो हम पैसा जमा कर लेते। तो अभी वक्त है कि आप मेहनत करो, सेविंग्स करो, पैसे जमा कर लो, ताकि जब भी ट्रीटमेंट आ जाए तब आप उसको तुरंत खरीद सको। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज। भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है, और इंटरनेट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। सही जगह में जाके सही जानकारी लेने की क्षमता रखनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेचर मैगज़ीन, ये सब जगह पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ख़ुद कंपनी का वेबसाइट जो होता है उसमें भी इन्फॉर्मेशन रहता है। तो मैं किस तरह से स्टडी करता हूँ। जब पहले बार मैंने HIV का स्टडी करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग निकाला, और वो वर्ड का मीनिंग निकालने के टाइम और नए वर्ड मिलते हैं जिसका मुझे समझ में नहीं आई, तो उसका मैंने मीनिंग निकाला। फिर जब सबका मीनिंग निकल गया तो फिर मेरा नॉलेज बढ़ गया, फिर फाउंडेशन बना। फिर वो फाउंडेशन के ऊपर AGT 103 कैसे काम करता है, EBT 101 कैसे काम करता है, मॉडर्ना का वैक्सीन कैसे काम करता है, ये सब मुझे समझ में आया। फिर मैं आपको समझाया। और अगर आपको HIV है तो आपको मैं फ्री में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा हूँ यहाँ पर। आपको तो सिर्फ पूरा वीडियो देखना है। लेकिन मैं जब वीडियो का स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, 10 मिनट का वीडियो जो है उसमें लोग सिर्फ 2.5 मिनट देखते हैं, और कमेंट में सवाल पूछते हैं, सर कब आएगा, इंडिया में कब आएगा। तो ये तो मतलब नहीं बनी ना। तो यही कहना है मुझे, मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप ये जान लीजिए। तो और आज का वीडियो जो है, इसमें आपको मैं EBT 101 का लेटेस्ट स्टेटस क्या है वो बता दूंगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा और भी डिटेल में बताऊंगा, और उसमें अच्छी पॉइंट्स क्या है वो भी बताऊंगा, और उसके तुलना में AGT 103 के बारे में बात करूंगा। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको ये ब्रेक के पहले कह रहा था कि आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप HIV के बारे में फ़िक्र करते रहोगे कि क्या भाव है, कब आएगा, ये वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जानते हैं कि अगर HIV का थेरेपी निकले तो ब्लॉकबस्टर ड्रग होगा, उसमें बहुत पैसे बना सकते हैं। तो वो लोग तो पैसे डालेंगे ही डालेंगे। और साइंटिस्ट लोग तो नॉलेज के लिए काम करते हैं। जहाँ पैसा रहेगा वहाँ पर काम करके वो लोग नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो आपका काम सिर्फ है कि ART जो है आपको मिला हुआ है, वो ART खाते रहिए। उसको बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर बोलते हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट में बेस्ट ऑप्शन अभी अवेलेबल है HIV के लिए, वो है ART। आप जब तक ART खाते रहोगे, आपका CD4 बचा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छे कंडीशन में रहेगा। थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके, लेकिन उससे अच्छा अभी कुछ है नहीं। हमारे एक बहुत फेमस सिंगर थे क्वींस के, फ्रेडी मर्करी। उनको HIV हुआ, फिर एड्स हुआ, फिर वो मर गए। और उनके ज़माने में उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, वो जो भी चाहिए ड्रग्स खरीद सकते थे। लेकिन HIV के कोई ड्रग्स थे ही नहीं तभी। तो उनकी लाइफ चली गई।
लेकिन उसके हिसाब से आम आदमी के पास आज ART है और गवर्नमेंट भी देती है सब्सिडी, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको आपके करियर पे फोकस करना चाहिए और आपको अर्निंग्स करना चाहिए। अर्निंग्स यानी कि कमाई करना चाहिए और कमाई में से बचाना चाहिए और बचा के उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करके पैसे जमा करना चाहिए, ताकि जब क्योर आ जाए 3 या 4 साल में तो आप वो खरीद सको। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ एक्जिशन के बारे में। पिछले महीने को एक्जिशन बायो ने एक कॉन्फ्रेंस में डेटा प्रस्तुत किया। अभी एक्सिजन जो है वो प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि क्वार्टरली रिपोर्ट दे, क्योंकि जो कंपनी शेयर मार्केट में कोट होती है उसको हर 3 महीने रिपोर्ट देना पड़ता है और उसमें सब पता चल जाता है कि कौन से थेरेपी का क्या स्टेटस है, रिसर्च में डेटा कैसा है, सब पता चल जाता है। लेकिन एक्सिजन जो है प्राइवेट कंपनी है और कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने भाग लिया तो वहाँ पर उन्होंने डेटा रिलीज़ किया। तो अगर आप EBT 101 के बारे में पहले बार सुन रहे हैं तो आपको बहुत ही संक्षेप में बता दूं। EBT 101 जो है ये एक स्टेरलाइजिंग क्योर होने के काबिलियत वाला एक क्रिस्पर बेस्ड ट्रीटमेंट है। और क्रिस्पर क्या है मैं आपको मेरा मिनी सीरीज़ में समझा दूंगा। एक नया सीरीज़ बना रहा हूँ मैं इंग्लिश में, उसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, उसमें सब DNA वगैरह सब हम सीखेंगे। तो EBT 101 जो है वो एक क्रिस्पर बेस्ड ट्रीटमेंट है। क्रिस्पर यूज़ होता है जीन्स को एडिट करने के लिए। तो ये इन वाइवो ट्रीटमेंट है। इन वाइवो मीन्स है शरीर के अंदर, इन विट्रो मीन्स शरीर के बाहर लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये जो है इन वाइवो है, यानी कि ये थेरेपी जब हमें देंगे तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में जहाँ पर HIV है वो उसके अंदर जाके हमारा जो DNA है उसमें से HIV का गैग प्रोटीन वाला जीन को कट कर देगा। और गैग प्रोटीन जो है उसके बिना HIV वायरस का कॉपी नहीं बन सकता, यानी कि HIV वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये थेरेपी काम करती है। और उन्होंने सूचना दी कि अभी उनका फेज़ 1/2 ट्रायल जो शुरू हुआ है उसमें 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स लोग के ऊपर वो ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि पीडियाट्रिक नहीं है, 18 to 65 है। और इसका फर्स्ट क्लिनिकल एवेल्यूएशन ये FDA में होने वाला है क्रिस्पर इन वाइवो ट्रीटमेंट का इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए। अभी तक तो जो है कैंसर वैंसर के लिए सब ट्राई किया हुआ है क्रिस्पर का ट्रीटमेंट, लेकिन पहली बार HIV के लिए ये कैंडिडेट है, इन्फेक्टिव डिजीज़ के लिए क्रिस्पर का किया हुआ। और बहुत लोग बोलेंगे राज ये सब हमारे को डिटेल मत दो, हमें सिर्फ ये बताओ कि कब मिलने वाला है, कब अप्रूव होने वाला है और भाव क्या है। तो ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक एक्जिशन नहीं बताया मेरे को ये जवाब मैं आपको ठीक तरह से नहीं दे सकता। कुछ भी नंबर लेके देने का काम मैं नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, जब कोई कंपनी कहता है फेज़ 1/2 स्टडी, तो उसका मतलब है, मैं हमेशा खुश हो जाता हूँ सुनकर, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उसका जो अभी स्टडी चालू है क्लिनिकल ट्रायल, उसमें फ़ेज़ 1 का पूरा काम चल रहा है। फ़ेज़ 1 का काम क्या होता है? सेफ्टी। तो पूरा सेफ्टी के लिए जो कुछ करना है वो लोग चेक कर रहे हैं कि थेरेपी ह्यूमंस में सेफ़ है कि नहीं। और /2 का मतलब ये है कि 2 में एफिकेसी देखते हैं। एफिकेसी मीन्स कितना असरदार है। तो फेज़ 2 के जो थोड़े थोड़े टेस्ट फेज़ 1 के साथ ही इन लोगों ने डाला है। इसका मतलब है जब फेज़ 1 ख़त्म होगा तब उनके पास फेज़ 2 के भी इंफॉर्मेशन रहेंगी थोड़ी, ताकि जब फेज़ 2 शुरू हो जाए वो बहुत अच्छी तरह से शुरू हो सकती है। उनको ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और वो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें दूसरी बात ये है, EBT इसलिए और भी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसे FDA ने फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन दिया हुआ है। फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन का मतलब है कि अभी फेज़ 2 में फेज़ 1/2 में से जो रिज़ल्ट्स आती है उसमें फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट होगा पार्ट्स, उसको वो FDA के साथ डिस्कस करके उसका फेज़ 2 को छोटा बनाने की भी कोशिश कर सकता है, ताकि फेज़ 2 जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें वो कर सकता है। और फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन की वजह से एक्सिशन बायो को EBT 101 के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। पहला बेनिफिट है कि उसको फ्रीक्वेंट मीटिंग कर सकता है FDA के साथ। अगर फास्ट ट्रैक नहीं होता तो FDA कहेगा कि 3 महीने में एक बार मैं तुमको 2 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम्हारा जो कुछ है सब सवाल जमा करके आओ, तभी हम बात करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। लेकिन
जब फास्ट ट्रैक में होता है तो वेट करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट ये बात कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग लगा के और इन्फॉर्मेशन क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब वो ऐसे बात करते हैं तो एफडीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ एक्सिशन बायो नहीं बल्कि और भी बहुत सारे थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल और रिजल्ट्स और डेटा सब देखते हैं, तो उनका जो तजुर्बा रहता है वो इनको मिल सकता है और उसकी वजह से इन लोग गलतियां जो हो सकती है वो कम हो जाएगी। तो टेस्ट अच्छी तरह से जाएगा, प्लानिंग अच्छी तरह से जाएगा, डेटा सही जमा हो गया और अच्छी तरह से आगे जाए। दूसरा फ़ायदा यह है कि फ्रीक्वेंट रिटर्न कम्युनिकेशन एफडीए के साथ ये लोग कर सकते हैं। यानी कि जब डाउट आया, मीटिंग नहीं करना है तो ईमेल भेज दो और एफडीए जवाब दे देगा। उसमें कोई उनके ऊपर रोकथाम नहीं है, दिन में 4 ईमेल भेजे तो 4 ईमेल भेजे, लेकिन सोच समझ के भेजे और काम हो जाएगा। अगर फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन नहीं होता तो ईमेल्स का जवाब सब उन लोग जमा करके एक साथ एफडीए दे देगी, लेकिन टाइम लग सकता है उसमें। तो इसकी वजह से क्या है, ईबीटी का काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा और उनको जो भी डाउट आती है वो तुरंत एड्रेस हो जाएगी और वो आगे निकल सकते हैं। और इसके अलावा इनको एक और फ़ायदा है फास्ट ट्रैक में, वो है एलिजिबिलिटी फॉर एक्सेलरेटेड अप्रूवल एंड प्रायोरिटी रिव्यू। एक्सेलरेटेड अप्रूवल मींस जल्दी अप्रूवल करने के लिए, यानी कि अगर नॉर्मल अप्रूवल के लिए 8 मंथ्स लगता है तो इनको 6 मंथ्स में करा के दे सकता है। तो वो इनको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है, इसके लिए इनको क्वालिफाई होना पड़ेगा। वो आगे चलकर इनका टेस्ट का डेटा सब देखने के बाद एफडीए बताएगा वो क्वालिफाई हुए कि नहीं। और इसके अलावा इनका रोलिंग सबमिशन के लिए भी फैसिलिटी हो जाती है, बिकॉज इन लोग का फास्ट ट्रैक किया हुआ है। रोलिंग सबमिशन का क्या मतलब है कि एफडीए का क्लिनिकल ट्रायल क्लियर करने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं और उसके साथ डेटा देना पड़ता है। और मिसाल के तौर पर एक फॉर्म बताऊं तो BLA कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन। वो जो है एफडीए का ट्रायल में सबसे लास्ट में वो देना पड़ता है और उसके मिलने के बाद एफडीए उसको रिव्यू करके फिर वो डिसाइड करेगी कि हम बाहर से एक्सपर्ट पैनल बुलाने वाले हैं क्या, उसको एडकॉम कहते हैं। और अगर बुलाने वाले हैं तो कब होगा, कितनी तारीख को होगा, वो फिक्स करेंगे। फिर बाहर का एक्सपर्ट कमेटी उनको रिकमेंडेशन देगी, फिर उसके बाद वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, फिर जवाब देंगे। तो ये जो BLA का एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर अगर फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन नहीं हो तो पूरा फिलअप करके डेटा वेटा सब जमा करके एक साथ एफडीए को भेजना पड़ता है। फिर एफडीए को पूरा सब एक साथ देखने के लिए टाइम लगती है, फिर उसमें जो जो गलती होती है एफडीए बताती है, फिर इन लोग को वापस सब ठीक करके वापस भेजना पड़ता है, तो इसमें टाइम हो जाता है। रोलिंग रिव्यू का मतलब ये है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है क्लिनिकल ट्रायल की, तो ये लोग सही फॉर्म में वो भर देते हैं, डेटा जमा करते हैं और तुरंत एफडीए को भेज देते हैं, तो एफडीए को देखने को मिलता है। तो आप समझ लीजिए एक बड़ा फॉर्म है, उसमें 100 कॉलम्स भरने हैं, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कॉलम भरते हैं, डेटा भरते हैं, कॉपी भेज देते हैं एफडीए को, एफडीए देखता है और रख लेता है। तो जैसे भरते जाते तो अंत में जब 100 कॉलम्स भर जाते हैं तो एफडीए को भी पता है कि हर एक स्टेप में उन्होंने देखा है, तो गलतियां जो है वो तुरंत रिकवर हो जाती है और डिले नहीं होती। और रोलिंग रिव्यू की वजह से एफडीए और एक्सिशन के दोनों के जो टीम्स है उनको एक ही तरह की जानकारी रहती है थेरेपी के बारे में, उसके वजह से शायद एडकॉम की भी ज़रूरत नहीं पड़े, तो बाहर का एक्सपर्ट्स को जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी हो जाएगा काम। और इस तरह से मुझे लगता है ईबीटी जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। और इसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो AGT 103 है उसको भी थोड़ा अभी भाग दौड़ करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से AGT के मैनेजमेंट भी सोच रही होगी चलो FDA के साथ हम बात करते हैं कि हमें भी फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन दे दीजिए, उसके लिए हमें क्या करना है वो बताइए, हम करेंगे। क्योंकि अगर EBT आगे निकल गई तो AGT को थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो उन लोग ने ऑलरेडी फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है और अभी फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं। उन लोग ने फ़ेज़ 1/2 किया था, AGT ने अभी वो 2 में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास फास्ट ट्रैक डेसिग्नेशन नहीं है। तो इसकी वजह से EBT 101 आगे निकल सकती है। मुझे लगता है कि 2027 में शायद दोनों AGT और EBT 101 दोनों मार्केट में आने की गुंजाइश है। जैसे अभी के हिसाब से वैसे दिखता है। अगर आगे चलकर क्लिनिकल ट्रायल में कोई बड़ी समस्या आई तो बात अलग है, लेकिन अब जिस तरह से दिखता है मुझे लगता है 2027 में दोनों अप्रूव हो सकते हैं। और एक ट्रीटमेंट होगा वंस एंड डन टोटल क्योर, जिसमें स्टेरिलाइजिंग क्योर है, दूसरा होगा फंक्शनल क्योर लाइफ लॉन्ग के लिए। अभी
जो हमने इन्फॉर्मेशन पहले सुनी थी इन लोग के पास से उसके हिसाब से बताया, लेकिन अगर एफडीए के ट्रायल के दौरान पता चलता है कि हर 6 महीना या हर 1 साल कुछ करना पड़ेगा, वो सब अलग बात है। लेकिन अभी जो डिज़ाइन के हिसाब से लगता है कि फंक्शनल क्योर है लाइफ टाइम के लिए। तो हम देखेंगे आगे चलकर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उसके हिसाब से अपना जो वीडियोज़ है यहाँ पर उसमें आपको अपडेट दिया करेंगे। तो दोस्तों ये हुई बात EBT 101 और AGT 103 की। और दोबारा मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि कृपया ये ना पूछे कि कब आने वाली है और कितना खर्चा होगा, बहुत महंगा होगा क्या। हाँ, महंगा ज़रूर होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को HIV ट्रीटमेंट के लिए ज़िंदगी भर के लिए अगर 10 लाख रुपए की खर्चा करनी पड़ती है, तो जो HIV का जो वंस एंड डन क्योर है कि एक बार दिया तो क्योर हो जाए, उसका भाव 10 लाख से कम कैसे हो सकता है? नहीं होगा। तो वो है। दूसरा, HIV थेरेपी के लिए 40 ईयर से लोग रिसर्च करके पैसा डुबा के बैठे हैं। आप समझ लीजिए कितना पैसा गया होगा। तो वो सब पैसा जो है वो लोग कहाँ से निकालेंगे? जब थेरेपी आती है तो उसमें से निकालेंगे। ये है। तीसरी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और MPP जो है वो जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए मांग करेंगे और बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी जेनरिक मेडिसिन बनाओ, सस्ते से सस्ते में हमको दे के लोगों को ठीक करना है। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अपने को ये भी समझना चाहिए कि अगर हर एक दवा जो है, हर एक मरीज़ जो है उसको दवा की ज़रूरत है और हर एक दवा जो है उसको सस्ते से सस्ते में निकाल के ख़त्म कर दिया, तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में दवा बनाने के लिए, वो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। वो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, फिर गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा रिसर्च। और आपने देखा है जब गवर्नमेंट रिसर्च करती है तो कुछ आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जब तक स्वार्थ नहीं होता तब तक कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। ये कंपनी में जो पैसे डालते हैं उनको स्वार्थ है मुनाफा कमाने का, इसलिए वो पैसे डालते हैं। उनको स्वार्थ है मुनाफा कमाने का, इसलिए वो रिसर्च साइंटिस्ट को भी भगाते हैं कि भाई हमारे को असर चाहिए, इफेक्ट चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करो, ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करो, किस तरह से तुम जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ये जो है पूंजीवादी लोग करते हैं उनके ऊपर पुश, राइट। अभी समझ लीजिए पूंजीवादी को लगता है कि यार मैं करोड़ों खर्चा करके एक HIV वैक्सीन बनाऊंगा और उधर गवर्नमेंट और WHO आके बोल देगी सबको तुम सस्ते पे दे दो, तो मेरे को तो प्रॉफिट नहीं होगा, मैं इतना सब खर्चा करूंगा, सब प्लान दूसरों को दे देना पड़ेगा, तो चलो मैं इसमें अभी खर्चा नहीं करता, अपने को HIV में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, इसमें कोई मुनाफा है ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि साइंटिस्ट लोग को पैसे नहीं मिलेंगे काम करने को, फिर साइंटिस्ट लोग डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट के ऊपर अगर डिपेंड करे तो देखो आप गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर हो, राइट, हेल्थ मिनिस्टर जो होगा वो बीमार होगा और शिक्षा मंत्री जो होगा वो अनपढ़ होगा, ये इस तरह का ही गवर्नमेंट मिलता है हमारे को। तो ऐसे में कौन सा साइंटिस्ट क्या काम करने वाले हैं? दोस्तों अमेरिका में इतने सारे इंडियन साइंटिस्ट लोग हैं जो लोग लेटेस्ट सब रिसर्च करते हैं, वो इसलिए क्योंकि 30 साल पहले 25 साल पहले सब ये लोग इंडिया छोड़ के निकले हैं, क्योंकि तभी ऐसे ही होता था कि आपको PhD करनी हो तो गाइड की आरती उतारनी पड़ती थी, फिर जाके 7-8 साल के बाद वो PhD ओके करेगा, राइट। तो रिसर्च वगैरह जो है वो सब ऐसे जैसे आपको गवर्नमेंट का दफ्तर दिखता ना, जहाँ पर पुराने ज़माने में अभी कैसे है पता नहीं, लेकिन हाँ मैं जब इंडिया में था तो ऐसे होता था कि आप कोई पुलिस थाने जाओ या कोर्ट में जाओ या कोई म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में जाओ, ऐसे फाइल्स पड़े रहते थे, उसके ऊपर धूल जमा रहते थे, ऐसे लगता था कि यहाँ क्या है, खंडहर की तरह है, राइट। तो ऐसे में क्या आधुनिक कुछ बनने वाला नहीं है, HIV रिसर्च वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। अगर HIV रिसर्च की बात छोड़ो, अभी इतने सारी लेटेस्ट दवाइयाँ हैं दुनिया भर में, उसमें से क्या इंडिया तक पहुँची है, राइट। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छी तरह से कमाओ, करियर पे ध्यान दो, कमाने के बाद अच्छी तरह से बजटिंग करके आपके पैसे बचाओ, पैसे बचाने के बाद उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना ये देखो कि अगले 3 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा कर सकते हो, ताकि जब ये दवा आ जाए तो आपको आसानी पड़ जाए उसको लेने के लिए। फिर भले लोन वोन लेना पड़े, उसके लिए भी आपके पास ज़्यादा पैसा रहे तो कोई ख़राबी नहीं। अगर समझ लीजिए कि आपने पैसा जमा कर लिया लेकिन थेरेपी नहीं आई, तो हाथ में एक्स्ट्रा पैसा रहे, उसमें ख़राबी क्या है? उसमें ख़राबी क्या है? तो अभी से शुरू कर लीजिए। और आपकी सहायता के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए अभी तक, फंडामेंटल्स से शुरू किया है, लेकिन
जितने लोग HIV वीडियो देखते हैं उससे उसके आधा से भी कम लोगों ने वो देखा है। मैंने एक कहावत पढ़ी थी, इंडिया में आपको पता है कि वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है हॉर्न, ओके प्लीज़, ऐसे सब। तो उसमें एक जगह, पता नहीं कौन से शहर में, लेकिन इंडिया में पढ़ा था, उसमें लिखा था, गिव मी अ फिश आई विल ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश आई विल ईट फॉर अ लाइफ टाइम। अर्थात मुझे आप आज एक मच्छी दोगे तो मैं आज खा लूँगा और आज मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन आज अगर आप मुझे मच्छी पकड़ने को सिखाओगे तो मैं ज़िंदगी भर खाऊंगा। तो मैं आपको मच्छी पकड़ने को सिखाता हूँ, और अगर आप पूछोगे कि मेरे को आज एक मच्छी दे दो, तो आप देख लीजिए इन दोनों में कितना अंतर है। इसलिए मैंने वो फाइनेंस का वीडियो बनाया। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया कि पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, दूसरा वीडियो में बजटिंग का बताया, और दोनों वीडियो में जितने लोगों ने देखा है और जितना मिनट देखा है उसके हिसाब से लगता है कि मेरा मेहनत जो है फिजूल में जा रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको फिनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत बहुत है। फिनेंशियल लिटरेसी कर लीजिए, बजटिंग सीख लीजिए, ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो आप अच्छी तरह से बचा सको, और बचाए हुए पैसे से आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सको जब ट्रीटमेंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में पता है कि आप किस परिस्थिति में हो, क्योंकि मैं भी इंडिया में रह चुका हूँ इतने साल पहले, और मुझे पता है इंडिया में कोई भी काम करना हो कितना मुश्किल है। जगह जगह जाके इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इसलिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ इस चैनल में कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग वो फाइनेंस वाला वीडियो भी अच्छी तरह से देखें। वीडियो जो भी देखें, देखिए मैं एक 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 6-7 घंटे का टाइम लगाता हूँ, पढ़ने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए, सब। आपका काम है सिर्फ वो 15 मिनट का वीडियो पूरी तरह देखना। वो भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब मैं वीडियो का स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ तो एवरेज व्यू टाइम जो है 4 मिनट्स या 3 मिनट्स रहता है, एवरेज लेंथ रहता है 15 मिनट्स का। इसका मतलब है जो भी वीडियो उसका 1/3 हिस्सा देख के लोग छोड़ देते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि चैनल में खराबी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप भी चाहते हो अच्छा इन्फॉर्मेशन, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस जो है, जो मेहनत करके बनाता हूँ, वो अच्छी तरह से बने ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। तो जहाँ भी कमी है आप कमेंट में लिखिए, हम देख लेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे, और आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप चाहोगे कि वीडियो में सिर्फ मैं बात करूँ, उसके बजाय फुटेज चाहिए कोई चीज़ के, हॉस्पिटल की फुटेज, ये वो, तो उसके लिए 1-1.5 घंटे और ज़्यादा लग सकते हैं फुटेज ढूंढ के डाल के एडिट वगैरह करने के लिए, लेकिन उससे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान की बात है, ज्ञान आप तक पहुँचाना है। जहाँ डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़े मैं डायग्राम इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पर स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करे मैं करना पड़े वहाँ स्प्रेडशीट इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, आप सोच के बताइए कि इस चैनल को हम आपके लिए अच्छा किस तरह से बना सकें, और जो भी वीडियोस बनाए हैं वो हमने पूरी तरह से आप देख लीजिए, और अच्छी तरह से कमेंट कीजिए। यहाँ पर सब पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे, और बाकी के जितने लोग चैनल में आते हैं उन सब का भी हौसला बढ़ा रहे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके शनिवार और रविवार अच्छी तरह से बीते। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद।